हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है कंसेप्ट विद रजनीश। और हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों ये प्रयास किया जाता है कि बुकों में अक्सर जो भी टॉपिक्स, जो भी विषय जो होते हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, उन चीज़ों को और हम लोग समझे, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका थीम क्या है, और इसके साथ ही साथ उन चीज़ों को किस तरीके से जोड़ कर समझा जाए, यह हमारा प्रयास रहता है हमारी वीडियोस के माध्यम से। तो आप सभी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ हमने चीज़ों को किस तरीके से डिटेल में कंसेप्ट के थ्रू उसको समझाने का प्रयत्न किया है। और इसके साथ ही साथ किताबों में चीज़ें जो बिखरी होती हैं और जिनके मध्य हम किस प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात चीज़ों को लिंक कर कर नहीं समझ पाते हैं, वह प्रयास हमारी वीडियो में किया गया है। तो आप हमारी चैनल पर जाइए, हमारे वीडियोस को देखिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट को लेकर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के अंतर्गत। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि अक्सर एग्ज़ाम्स में, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में, चाहे इग्नू का एग्ज़ाम हो, चाहे सोल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, उसमें और ख़ास तौर से कॉम्पिटिशन्स हों, उसमें संगम साहित्य का अक्सर जिक्र आता है। और दरअसल यह संगम युग के अंतर्गत जिक्र आता है। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे संगम युग की। और इसके अंतर्गत दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग इस युग को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसका, जैसा कि हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, वह है हमारा इसका इंट्रोडक्शन, अर्थात यह संगम युग क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम लोग यह समझने का भी प्रयत्न करेंगे कि इस समय व्यापार किस प्रकार का था, इस समय का जो समाज था संगम युग का वह किस प्रकार का था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यह भी समझेंगे कि इस काल में धर्म जो था उसकी स्थिति किस प्रकार से थी। तो चलिए आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा वह है हमारा कि संगम युग अर्थात संगम काल जो था आखिर वह क्या था, क्या है, और इसको हम लोग परिचय भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम लोग देखें तो संगम का यहाँ पर जो मतलब था, संगम का यहाँ जो अर्थ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के युग आए और उन युगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साम्राज्य आए और इसके साथ ही साथ उनका एक इतिहास रहा है। इसी के अंतर्गत संगम युग एक ऐसा युग था, संगम का यहाँ पर तात्पर्य था कि विभिन्न प्रकार के जो कवि जो हुआ करते थे उनके माध्यम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी सम्मेलन को यहाँ पर दोस्तों क्या नाम दिया जाता है, संगम युग, अर्थात इसको संगम कहा जाता है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें, जब ये विभिन्न प्रकार के जो ये कवि हैं, जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ये कवियों का सम्मेलन था। तो चूंकि ये कवि हैं, इसमें व्यापक स्तर पर विद्वान आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की क्या लिखी जाएंगी, रचनाएं लिखी जाएंगी, ग्रंथ लिखे जाएंगे, महाकाव्य लिखे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इस समय किस प्रकार से बड़े पैमाने पर इन कवियों द्वारा 473 कवियों द्वारा ये साक्ष्य मिलते हैं कि 2381 कविता संग्रह लिखे गए। तो दोस्तों इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि यह जो काल था एक साहित्य की दृष्टि से काफ़ी उन्नत काल था, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की रचनाएं, ग्रंथ, महाकाव्य लिखे गए। अगर दोस्तों यदि हम लोग बात करें महाकाव्य के अंतर्गत, तो इसमें अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इसके अंतर्गत सिली पादिकरम जैसे महाकाव्य हो, चाहे मणि मेखलई जैसे महाकाव्य हो, इसके अंतर्गत लिखे गए। और विभिन्न प्रकार के ग्रंथ भी थे, जैसे उपदेशात्मक ग्रंथ भी हुआ करते थे। इसके साथ ही वैदिक ग्रंथ हुआ करते थे, जिसमें कि महिमा मंडन किया जाता था बहादुरों का, और विभिन्न प्रकार के जो युद्ध हुआ करते थे उसका इन ग्रंथों के माध्यम से जो हमारे बहादुर जो व्यक्ति हुआ करते, सैनिक हुआ करते थे, उनका महिमा मंडन किया जाता था। और इसी प्रकार की अनेक रचनाएं भी थी। उन्हीं रचनाओं में दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो यहाँ तोलकाप्पियम करके एक जो महान जो रचना है
जो तमिल का जो एक व्याकरण है वह इसी के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया गया, इसी रचना के अंतर्गत, इसी कृति के अंतर्गत लिखा गया। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा हिंदी व्याकरण एक प्रकार का व्याकरण होता है जो कि भाषाई आधार पर हम लोगों को ज्ञान देता है, भाषा को समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों तमिल व्याकरण भी तोल्काप्पियम को कहा जाता है, एक महान रचना मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यह तोल्काप्पियम हमें यह भी बताता है, यह भी दर्शाता है, इसके ये अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से इस समय का जो समाज था उसमें 4 प्रकार की जातियों की श्रेणियों के बारे में हमें पता चलता है। उसको हम लोग ब्राह्मण, राजा, व्यापारी, किसान, ये 4 श्रेणियां यहाँ पर दोस्तों बताई गई हैं। किसके अंतर्गत? तोल्काप्पियम जो एक कृति है, जो एक रचना है, जो एक तमिल व्याकरण है, उसके अंतर्गत बताया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो इस समय का जो युग था, इस समय व्यापार की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कभी भी व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उसमें 2 चीज़ कॉमन होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अर्थात हम लोग कुछ चीज़ों को मंगाते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों को भेजते हैं। अर्थात जो भी चीज़ें हम मंगवाते हैं उसको आयात कहते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे द्वारा किसी अन्य देश में भेजी जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि इस काल में बेसिकली हम लोगों के द्वारा क्या क्या चीज़ें मंगवाई गई, जो इस समय के युग के जो लोग होते थे उन्होंने किन किन चीज़ों का उपभोग किया। तो दोस्तों इस समय सोना, चांदी, शीशा, टीन और इत्यादि अनेक प्रकार की चीज़ों को हमारे द्वारा क्या किया जाता था? अन्य देशों से, अन्य स्थानों से मंगाया जाता था। और दोस्तों इस समय खास तौर से जो रोम हुआ करता था, जो यूनान हुआ करता था, उसका व्यापारिक रूप से हमारे देश के साथ संगम साहित्य, जो कि दक्षिण भारत में स्थित जो विभिन्न राज्य थे, बंदरगाह थे, उनके साथ संपर्क हुआ करता था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें क्या की जाती थी? मंगाई जाती थी। इसके साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ खास तौर से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हुआ करती थी जिनका हम लोग निर्यात किया करते थे, जिसमें कि मसाले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे। हाथी दांत हो गए, इत्र हो गए और हीरा हो गया। तो इन चीज़ों का क्या दोस्तों किया जाता था? इन चीज़ों का हमारे द्वारा क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। और इस प्रकार से रोम, यूनान से क्या किया जाता था? आयात और निर्यात के माध्यम से एक संपर्क स्थापित किया जाता था, व्यापार के माध्यम से एक संपर्क स्थापित किया जाता था। और इसके साथ ही साथ चलिए अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं, वह है हमारा समाज। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें, और जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि इस समय जो समाज जो हुआ करता था वो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग पाएंगे कि जो संगम युग था वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ। इससे पूर्व दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसमें पाषाण युग था। हम सभी ने डिटेल में बात किया है पाषाण युग के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत भी। और इस समय महापाषाण जैसी संस्कृति खास तौर से हम लोग को देखने को मिलती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत पत्थर और विभिन्न प्रकार के साक्ष्य वस्तुएं मिलती हैं। इसके साथ ही साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे वो मृत व्यक्ति हो, उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दफनाए जाने के साक्ष्य, पत्थरों के साक्ष्य इत्यादि जैसी चीज़ें जो मिलती हैं उसी को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं? महापाषाण युग। तो जो हमारा जो समाज था संगम युग से पहले दक्षिण भारत में, तो वह एक पाषाण युग था। लेकिन जब आर्य जो उत्तर भारत में जो आए, उनका जब प्रसार कहाँ हुआ, जब विस्तार कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो उत्तर का जो संस्कृति थी वो दक्षिण के संस्कृति से क्या हुआ? उसका जुड़ाव हुआ, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आदान प्रदान विभिन्न चीज़ों का हुआ। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से यह जो समाज था वो क्या था? एक मिश्रित समाज था। इसमें उत्तर और दक्षिण की एक मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो समाज था, जो वेशभूषा थी, जो धर्म था, उसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ही देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और संस्कृतियों का आदान प्रदान और एक मिश्रित जुड़ाव देखने को मिलता है।
तो इसके साथ ही साथ समाज जो था इस समय दोस्तों, वह असमानता इस समय इस समाज के अंतर्गत इस संगम युग में मौजूद थी। दोस्तों यदि हम लोग पाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ चीज़ों को हम लोग आयात किया करते थे और कुछ चीज़ों को हम लोग निर्यात किया करते थे, तो इसी में सोना, चांदी, टीन जैसी जो चीज़ें हुआ करती थी, इन चीज़ों का उपयोग कौन किया करता था? जो कि धनाढ़ होते थे, धनी वर्ग होते थे, जो अमीर वर्ग होते थे, उनके द्वारा सोना, चांदी जैसे आभूषणों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था। और एक तरफ वह वर्ग हुआ करता था जिसके माध्यम से मोतियों जैसी जो कि काफ़ी मूल्यवान नहीं होती थी, कुछ ऐसे मोती भी हुआ करते थे, उनका उपयोग गरीबों द्वारा किया जाता था। और इसी के साथ साथ हम लोग दोस्तों यदि देखें तो इस समय जो हम लोग देखेंगे और पाएंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की फसलें भी हुआ करती थी। चावल एक प्रमुख फसल हुआ करता था। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में हमने रागी भी एक फसल देखी थी, तो इस समय चावल, रागी, गन्ना इत्यादि जैसी तमाम तरह की फसलें हुआ करती थी, उनका कहीं ना कहीं उपभोग किया जाता था। लेकिन इसमें चावल जैसी जो प्रमुख वस्तुएं हैं और विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण फसल हैं जो कि काफ़ी महंगे होते थे, इन फसल के आधार पर, उनके भोजन के आधार पर भी दोस्तों जो संगम युग का जो समाज था वो बटा हुआ था। एक तरफ जहां अमीर जो वर्ग है जो काफ़ी अच्छा खासा भोजन ग्रहण किया करता था, वहीं जो गरीब एक जो वर्ग हुआ करता था वह सादा भोजन, सिंपल भोजन ग्रहण किया करता था। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों क्या बताती है कि असमानता जो संगम युग में जो समाज था उसके अंतर्गत असमानता मौजूद थी। अगला दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि समाज एकदम ही बेकार था, अर्थात कहने का मतलब कि समाज में एकदम सारी चीज़ें खराब थी, बल्कि इस समय महिलाओं की दोस्तों यदि स्थिति की बात करें तो वह भी अच्छी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस समय यदि हम लोग देखें तो इस समय भी और भी अच्छी थी। इस समय वे अपना वर चुन सकती थी, कृषि पशुपालन जैसे कार्यों में वो संलग्न थी, उनको अंग रक्षिका रखा गया, अर्थात अंग रक्षक के रूप में राजा द्वारा इनको रखा गया। इसके साथ ही साथ नर्तकी अर्थात ये नाचने वाली हुआ करती थी, तो इनको संरक्षण प्रदान किया गया, इनको शिक्षा का मौका मिला, इनका शिक्षा पे ध्यान दिया गया, शिक्षा में ये जा सकती थी, पढ़ सकती थी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सती प्रथा, जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी देखा है, इस समय सती प्रथा जैसी जो बुराई जो थी वो व्याप्त थी, मौजूद थी, जो कि काफ़ी एक बेकार और आडंबरपूर्ण एक विश्वास था, सती एक प्रथा थी। और ये खास तौर से जो उच्च जो वर्ग हुआ करते थे, खास तौर से जो ब्राह्मण जो वर्ग हुआ करते थे, शासक या जो हमारे ब्राह्मण जो वर्ग हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे इत्यादि, उन सभी में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और ये निचले जो हमारे तबके हुआ करते थे, यानी हमारे समाज का दूसरा तबका जो हुआ करता था गैर ब्राह्मण, उसमें यह प्रमुखता देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से इस समय जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों को वर्ग देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, समाज जो है इस समय गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण वर्ग में बटा हुआ था। इस समय वर्ण व्यवस्था भी हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं दक्षिण से जुड़ी हुई थी, वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन इस समय हो चुका था, चूँकि उत्तर की संस्कृति भी कहीं ना कहीं, उत्तर का समाज भी जुड़ चुका था। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने तोल काप्यम, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने देखा ही था कि किस प्रकार से इस समय जो है वो जाति विभिन्न प्रकार की, उनकी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां जैसे ब्राह्मण, राजा, व्यापारी, किसान इत्यादि देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ इस समय जो समाज था वो कबीलाई वंश, कबीलाई समाज का भी साक्ष्य इस समय दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अगला और एंड टॉपिक बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा धर्म। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि धर्म की क्या स्थिति थी इस काल के अंतर्गत, संगम युग के अंतर्गत, तो दोस्तों पाएंगे कि अभी हम लोगों ने बात किया किस प्रकार से उत्तर की संस्कृति दक्षिण की संस्कृति से जुड़ी, अर्थात उत्तर का जो भारत है वो दक्षिण भारत से जुड़ा और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तो ठीक इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दोस्तों धर्म पर भी पड़ेगा।
और दोस्तों यही हुआ कि जो भी उत्तर के जो देवी देवता हुआ करते थे वो दक्षिण के देवी देवताओं से जुड़े। कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण भारत में दक्षिण जो देवता हुआ करते थे उनकी तो पूजा की ही जाती थी, इसके साथ ही साथ उत्तर के जो देवता हुआ करते थे उनकी भी पूजा की जाती थी। और कार्तिकेय जिनको युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है, उनको मुरुगन यहाँ पर नाम दिया जाता है, उनकी भी आराधना पूजा यहाँ पर की जाती थी। दक्षिण भारत के जो ये लोग थे, जो संगम युग के अंतर्गत जो व्यक्ति हुआ करते थे, वो धार्मिक रूप से पूजा किया करते थे और इसके साथ ही साथ देवियों की भी पूजा इस काल में की जाती थी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों वह हमारा है अंधविश्वास, जादू टोना, ताबीज जैसी चीज़ों की मौजूदगी। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा के काल में भी हम लोग को ये साक्ष्य मिलते हैं, ताबीज जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और वैदिक काल में आगे आते हुए हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से उस समय विभिन्न प्रकार के आडंबर खासतौर से उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। अंधविश्वास भी कई तरह की चीज़ों देखने को मिलती हैं। तो इस समय अंधविश्वास, जादू टोना, ताबीज जैसी चीज़ों की भी मौजूदगी थी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह प्रयास रहता है कि चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर समझने का प्रयत्न करें, केवल किताबों तक ही सीमित ना रहें। थैंक यू, धन्यवाद।